नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। इससे पहले हम लोग 7-8 पाठ इतिहास का पढ़ चुके हैं। जो यूजर्स नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये पाठ जो नहीं पढ़े हैं आधुनिक भारत का सीरीज वो जाकर पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। आखिर ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ क्या थी? तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का जो उद्देश्य था वो पूरब के देशों के साथ व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये शुरू में जो था इसका नीति था, लेकिन बाद में ये तो आए थे हमारे देश में क्या, व्यापारी बनकर, लेकिन योग्यता के आधार पर इसने क्या बन गया, यहाँ का शासक बन गया। ठीक है, तो जो शुरू में इसका जो नीति था व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना, लेकिन बाद में जो इसका नीति हो गया सुरक्षित रहकर अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना। मतलब कि भारत में सुरक्षित रहकर भारत का अधिक से अधिक शोषण करना इसका नीति बन गया। ठीक है, तो उसी से संबंधित कुछ इसका नीति था। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भूराजस्व नीति। तो भूराजस्व नीति, यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीधा आएगा कि भूराजस्व नीति का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए, भूराजस्व अंग्रेजों के आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भूराजस्व नीति अंग्रेजों के आय का मुख्य स्रोत था और इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक लगान वसूल करना और कच्चे माल की प्राप्ति करना। ठीक है, भूराजस्व नीति का क्या उद्देश्य था? तो अधिक से अधिक लगान वसूल करना और कच्चे माल की प्राप्ति करना। इसमें हम लोग सबसे पहले नीति पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त को और किस नाम से जानते हैं? जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से 2 क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक था सर जॉन शोर था। 1789 ईस्वी में इसने अस्थाई बंदोबस्त का नींव डाला था, लेकिन लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। तो अस्थाई बंदोबस्त को आपको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका जनक अगर पूछ देगा तो जनक सर जॉन शोर था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं बनारस के क्षेत्रों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो 19% कृषि क्षेत्र। ठीक है, कितने प्रतिशत? 19% कृषि क्षेत्र में लागू था। अब इससे क्वेश्चन आता है कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार होता था। ठीक है, कौन होता था? जमींदार। और लगान वसूलने की भी जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो जमींदार का होता था। ठीक है, और इसी से संबंधित, और इसमें जो है कुल लगान का 10/11 सरकार को देना होता था और 1/11 जमींदार को प्राप्त होता था। ठीक है, और इसी से संबंधित एक सूर्यास्त कानून था। ठीक है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लगा था, याद रखिएगा। 1794 में सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या था? तो सूर्यास्त कानून था कि यदि जमींदार लोग समय पर अंग्रेजों को भूराजस्व नहीं देते थे तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और इसे ही सूर्यास्त कानून कहा जाता था। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त।
अस्थाई बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त को आपको जमींदारी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसके अगर जनक पूछता है तो सर जॉन शोर था। इसको लागू किसने किया? तो लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया? 1793 ईस्वी में किया। कहाँ कहाँ लागू था? तो ये लागू था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में। कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो 19% भूमि पर लागू था। और सरकार को कितना देना होता था भू राजस्व का? तो 10/11 और जमींदार 1/10 1/11 अपने पास रखता था। और इसी से संबंधित था सूर्यास्त कानून, 1794 ईस्वी में लागू हुआ था। और सूर्यास्त कानून क्या था कि यदि जमींदार भू राजस्व समय पर अंग्रेजों को नहीं देता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये था आपको। और टोटल कितना प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो 19%। ठीक है, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त है। इसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो कृषकों से सीधा लगान वसूलने की जो प्रथा थी उसको कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, मतलब किसानों से सीधा लगान वसूलना। ठीक है, इसको 1820 ईस्वी में टॉमस रीड और टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त 1793, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 किसने शुरू किया? तो टॉमस रीड और टॉमस मुनरो ने शुरू किया। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू था? तो ये मद्रास और बंबई पर लागू था और सबसे अधिक भूभाग पर 52% भूभाग पर यह लागू था। और यह 33% लगान वसूला जाता था। किसानों से कितना प्रतिशत लगान वसूला जाता था? 33% वसूला जाता था। तो ये था आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? तो कृषकों से सीधे लगान वसूलने की प्रथा को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इसको 1820 ईस्वी में टॉमस रीड और मुनरो ने लागू किया था। यह मद्रास और बंबई के क्षेत्र में लागू था। ठीक है, यह कुल 52% और सबसे अधिक भूभाग पर लागू था। और एक क्वेश्चन, कितना प्रतिशत किसानों से लगान वसूला जाता था? तो 33% वसूला जाता था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इसे 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। यह कहाँ कहाँ लागू था? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रांत में लागू था। ठीक है, भूमि का स्वामी इसमें कौन था? तो भूमि का स्वामी इसमें गांव का मुखिया या प्रमुख था। एक क्वेश्चन आता है कि अस्थाई बंदोबस्त का बदला हुआ स्वरूप कौन है? तो अस्थाई बंदोबस्त का बदला हुआ स्वरूप महलवाड़ी बंदोबस्त है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रमुख होता था जमींदार होता था और इसका जो प्रमुख होता था गांव का मुखिया या प्रमुख होता था। ठीक है, और यह कितना प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो 29% भूभाग पर लागू था। और इसमें जो है किसानों को 30%, ठीक है, 30% लगान के रूप में देना पड़ता था। तो ये था महलवाड़ी व्यवस्था। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया। कहाँ कहाँ लागू था? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रांत में लागू था। ठीक है, भूमि का स्वामी कौन था? तो गांव का मुखिया या प्रमुख था। और यह कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो यह 29% भूभाग पर लागू था। तो ये था आपको हम लोग पढ़े, एक छोटा सा टॉपिक था भू राजस्व, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। तो इसे आप अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसे, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों की शिक्षा नीति। ठीक है, अंग्रेजों की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे आपको साइंस का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप जो नहीं देखें वो साइंस का भी वीडियो देख लें। वहाँ पे जो है आपको परमाणु संरचना और आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और विविध का भी आपका वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों की शिक्षा नीति। जय हिंद।